दोस्तों, बड़ी चर्चा है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तालिबान जो है वो कर क्या रहा है आखिर? कि तालिबान हैं कौन? पाकिस्तान उनको सपोर्ट क्यों कर रहा है, उनको सहारा क्यों दे रहा है? जो सरकार है काबुल में, अफगानिस्तान की सरकार, वो किसकी सरकार है? तालिबान और उनके बीच में क्या लड़ाई है? पाकिस्तान का क्या रोल है? भारत का क्या रोल है? अमेरिका का क्या रोल है? ये मैं अगले तकरीबन आधे घंटे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसको मैं आपको समझाऊं इसके पहले आपको दोस्तों इतिहास में ले जाना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है, क्योंकि जब आप इतिहास समझेंगे तब आप वर्तमान समझेंगे। इतिहास बहुत जरूरी है दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। तालिबान उर्दू में, अरबी में एजुकेशन को, शिक्षा को कहते हैं तालीम। सुना ही होगा आपने, तालीम हासिल करने गया है, तालीम। और जो तालीम हासिल करते हैं उनको कहते हैं तालिब इल्म या फिर तालिबान। तो दोस्तों बात यह है कि ये स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, संस्था भी नहीं, ये गिरोह है। और मदरसा के जो स्टूडेंट्स निकले थे, मदरसा से जो विद्यार्थी निकले थे, उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान ने मुल्ला उमर, जो उनका पहला सरगना था, पहला चीफ था, उसके अंडर उन्होंने बनाई तालिबान। अब तालिबान की स्टोरी क्या है दोस्तों? देखिए, तालिबान की स्टोरी ऐसी है कि एक जमाना था 1979, जब रूस, कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध के नाम से आप जानते हैं, कोल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों। और उस समय रशिया ने आमू दरिया, यानी कि आमू रिवर जो है, एक नदी है, उसको पार करा और वो घुस गए अफगानिस्तान के अंदर। जो वहां पे राजा था, राजा भाग गया और रूसी फौजें वहां पे काबिज हो गई। उस जमाने में रूस को कहते थे यूएसएसआर। रूसी फौजें काबिज हो गई और वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, खाना जंगी हो गई, सिविल वॉर शुरू हो गया। अमेरिका को मौका दिखा दोस्तों। वो मौका क्या था? वो अमेरिका को आइडिया किसने दिया? आपको पता ही है, अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पे रूस और अमेरिका ने आपस में लड़ाई न लड़ी हो। लड़ाई कैसी थी? ये लड़ाई गोलियों की नहीं थी, ये टैंकों की, हवाई जहाजों की नहीं थी। ये कोल्ड वॉर था, जिसमें खून नहीं बहा, जासूसी करना, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपागेंडा करना, दूसरे मुल्कों को खरीद लेना, इस प्रकार की लड़ाई हुई। आप पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कोल्ड वॉर। तो दोस्तों क्या हुआ कि कोल्ड वॉर में ये सब शुरू हो गया। 1979 में रूसी फौजों ने आमू दरिया पार करा, घुस गए अफगानिस्तान में और काबिज हो गए, वहां पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहां पे लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जो लोकल फ्रीडम फाइटर थे वहां पे, जो आजादी के दीवाने थे अफगानिस्तान पे, उनके पास हथियार तो थे नहीं। वो पुरानी बंदूकें, मस्केट्स, वही तलवारें। अब पठानों में जज्बा जरूर था, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। रूसी फौज आधुनिक हथियारों से लैस, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मशीन गन, आप जिस हथियार का नाम लीजिए रूसी फौज के पास। और उससे लड़ने वाले कौन? गांव के लोग। अभी लड़ाई कैसे होती? इसमें पाकिस्तान का जो डिक्टेटर था, एक शासक था पाकिस्तान का, फौजी, उसको फायदा दिखा। उसको क्या फायदा दिखा दोस्तों? उसका नाम था जनरल जियाउल हक। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी था और पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी था। कुछ ही साल पहले जियाउल हक ने बेनजीर भुट्टो के पिता को, जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको फांसी लगवा दी। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो चुन के आया था, उसको फांसी लगवा दी, क्योंकि उसको लगा कि भुट्टो उसके लिए खतरा है। जबकि भुट्टो ने ही जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था। जियाउल हक सबसे सीनियर नहीं था, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे था जियाउल हक। उसको उठा के आर्मी चीफ बना दिया। और जो उसको आर्मी चीफ बनाया है दोस्तों, उसने सबसे पहला काम यह करा कि जुल्फिकार भुट्टो को किनारे लगाया, काम तमाम, गले में फांसी का फंदा और जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत। अब क्योंकि उस समय पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, तो पूरे दुनिया में थू थू हो गई कि तुम हो कौन भाई? तुम एक फौजी शासक हो जिसने कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे टांग दिया। अब करता क्या? जियाउल हक छटपटा रहा था कि किसी तरीके से मैं अमेरिका के काम आ जाऊं, किसी तरीके से मैं दुनिया के काम आ जाऊं, तो मेरे माथे पे जो कलंक लगा है वो कलंक मिट जाए और लोग मुझे अपना लें, मुझे एक्सेप्ट कर लें। उसको मौका दिखा अफगानिस्तान में। आपको यह भी पता होगा कि वियतनाम में कई सालों तक जंग चली, अमेरिका की
और वियतकॉन्ग के बीच में, और वियतकॉन्ग को पूरा सपोर्ट था रूस का। रूस ने चोरी छुपे वियतकॉन्ग को हथियार भी दिए, ट्रेनिंग भी दी, असला बारूद भी दिया, सब कुछ दिया, पैसे दिए, फंडिंग करी उनकी, और बोला कि अमेरिकन जो हैं वो आए हैं तुम्हारे पास वियतनाम में, तुम अमेरिकन को मारो, क्योंकि उस समय इनका कोल्ड वॉर चल रहा था जैसे मैंने आपको बताया। यहां पे जियाउल हक ने जाके अमेरिकन को आइडिया दिया और अमेरिकन को बोला कि दोस्तों, जिस तरीके से तुम्हें रूस ने वियतनाम में जलील करा था, याद है? तुम भूले तो नहीं ना तुम अपनी जो तुम्हारी बेइज्जती हुई थी? अमेरिकन ने बोला नहीं जनाब, हम बिल्कुल नहीं भूले। तो उन्होंने बोला अगर तुम नहीं भूले तो यहां पे बदला लेने का मौका है। वियतनाम में जैसे तुम जलील हुए थे, उसी प्रकार से अफगानिस्तान में रूस जलील होगा। अमेरिकन ने पूछा कैसे? तो उन्होंने बोला चिंता मत करिए, हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है तो हम लोग क्या करेंगे कि अफगानिस्तान में हम पैसे देंगे, हम हथियार देंगे, हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, हम पाकिस्तानी फौज को भेजेंगे वहां पे, और पाकिस्तानी फौज को भेजने के बाद हम वहां पे एक ऐसा माहौल करेंगे, लेटेस्ट वेपन्स देंगे अफगान्स को। लड़ाकू तो हैं ही अफगान, लड़ना तो आता ही उनको। तो उन्होंने हथियार दिए। AK-47 जो इतनी मशहूर है दोस्तों दुनिया में आजकल, वो भारत और इस इलाके में मशहूर कब से हुई? अफगान जिहाद से। इन्होंने दर्जनों टनों के हिसाब से हजारों लाखों AK-47 भर दी। स्टिंगर मिसाइल अफगानिस्तान के गांव वालों को चलाना सिखाया। वो मिसाइल जो कि शोल्डर पे रख के, यानी कंधे पे रख के आप मिग जहाज आसमान से उड़ा दो, एक हेलीकॉप्टर आसमान से उड़ा दो। जो अफगान मुजाहिदीन थे, अफगान फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने रूसियों की नाक में दम कर दिया। 10 साल के बाद 1979 में आए थे, 1989 में रूसी फौज दुम दबा के भाग गई। और भाग के क्या हुआ? USSR के टुकड़े हो गए कई सारे, और USSR बन गया रशिया। आज वो रशिया है। तो दोस्तों ये तो इसका इतिहास था। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। USSR टूटा और वहां पे जो रशिया का जो मेन प्रेसिडेंट था, जो रशिया का जिसको कहते हैं पपेट था, कठपुतली था, उसका नाम था नजीबुल्ला प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का। तालिबान बीच में आया, नजीबुल्ला को पकड़ा, उसको टांग दिया। तालिबान बनाया किसने? वैसे तालिबान बनाया पाकिस्तान ने। वो कहानी है कि लड़कियों को गांव से उठा के ले गए थे अफगान सरदार वॉरलॉर्ड्स और उनको बचाने के लिए मुल्ला उमर गया था। वो कहानियां सच्ची हैं, ऐसा हुआ भी था। लेकिन उनको फंडिंग किसने दी? उनको ट्रेनिंग किसने दी? उनको पूरा का पूरा युद्ध लड़ने का, मॉडर्न वॉरफेयर का तरीका किसने सिखाया? पाकिस्तानी आर्मी ने सिखाया। पाकिस्तानी फौज तालिबान की जननी है। अब आप डायरेक्ट रिश्ता समझ गए होंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान का। अब दोस्तों क्या हुआ कि मुशर्रफ जो था, जो बाद में आया, परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट भी था और मिलिट्री रूलर भी था। ये पाकिस्तान में अक्सर होता रहता है। आर्मी वाले का जब मन चाहता है वो कहता है कि 111 ब्रिगेड है उनके यहां, जिसका काम ही यह है कि तख्ता पलट करना। तो एक कैप्टन या मेजर साहब जाते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे, बोलते हैं हटो यहां से, बंद करो, और मैडम नूरजहां के तराने चलाओ। तो जैसे ही पाकिस्तान में मैडम नूरजहां के तराने चलते हैं तो लोगों को यह पता लग जाता है कि साहब यहां पे अब सरकार हट चुकी है, सरकार को लात पड़ चुकी है, अब आ गया है यहां पे मिलिट्री राज। तो दोस्तों यही बात हुई पाकिस्तान में। मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है। देखिए छोटा सा वीडियो। Taliban from our madrasas were trained, equipped, armed and sent in. The fourth category was mercenaries. I am from the special service group. I know some colleagues of mine who went inside with 50, 100 odd people as mercenaries and were fighting the Soviets. मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि साहब SSG यानी कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हैं, वो भाड़े के टट्टू थे। आप समझ लीजिए अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी कहने वाला पाकिस्तान, इसने अपने फौजी भेजे पैसे देके कि जाओ तुम तालिबान के साथ लड़ो। तो छुट्टी लेते थे 1-2 महीने की और बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान में चले गए और फिर ये तालिबान के साथ लड़ते थे फोर्सेस के खिलाफ। डबल गेम खेला है दोस्तों पाकिस्तान ने। अमेरिका से पैसे भी लिए और अमेरिकी फौजों को मारा भी। पाकिस्तान ने दोनों तरफ से, तीनों तरफ से पैसे लिए। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए नोट कर रखा है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला मामला है। अब मैं आपको समझाता चलूं, मेरे पास कई सारे पॉइंट्स हैं और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा।
बड़ी, जिसको अगर रुचि है इन सब चीज़ों में, जियो स्ट्रैटेजी में, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, स्ट्रैटेजिक डेप्थ का क्या मामला है, मैं आपको बताता हूं हो क्यों रहा है। पाकिस्तान का अगर आप शेप देखें ना, तो पाकिस्तान लंबा सा ऐसे है। पाकिस्तान की चौड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की लंबाई है। एक तरफ उसकी पश्चिमी बॉर्डर पे तो है अफगानिस्तान, और उसके पूर्वी बॉर्डर पे है इंडिया। इंडिया के साथ उसकी बनती नहीं है, और अफगानिस्तान के साथ वो बनाना चाहता नहीं है। उसको हर समय ये मन में एक डर बैठा रहा है पाकिस्तान के, कि अगर भारत अटैक करता है यहां से अपने पूर्वी बॉर्डर से, तो भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा अफगानिस्तान पहुंचने में, और पाकिस्तान को फिर से 2 हिस्से में काट देगा, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश करा था। याद ही होगा आपको 1971 16 दिसंबर का वाकया। किस भारतीय को याद नहीं है, और इससे भी ज्यादा जरूरी किस पाकिस्तानी को याद नहीं है। वो फोटोग्राफ देखी ना आपने, जनरल अरोड़ा साहब सिग्नेचर ले रहे हैं नियाजी का कि सरेंडर करो भाई, वो वाला। तो ये पाकिस्तान के मन में दहशत थी। अब पाकिस्तानियों ने क्या करा कि साहब बोला स्ट्रैटेजिक डेप्थ, यानी कि अगर हम इलाका हासिल नहीं कर सकते अपने आप को और चौड़ा करने के लिए, तो कम से कम इलाके में इन्फ्लुएंस अपना डाल सकते हैं, हमारा रसूख हो जाए वहां पे, हमारा कंट्रोल हो जाए। यही सोचते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में टेररिज्म करी। हां, 1971 का बदला भी लेना था, यह बात भी सही है, लेकिन आपने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, आपने पंजाब में आतंकवाद फैलाया, कि अगर कभी अटैक होगा, अगर कभी भारतीय सेना अटैक करेगी, तो यहां पे जो लोग हैं वो तो हमारे साथ हैं, और वो फिर पीछे से इंडियन आर्मी पर अटैक करेंगे, इंडियन आर्मी परेशान हो जाएगी, हार जाएगी। इस तरीके का कोई मंसूबा था। इसमें और भी कई कारण थे, सिर्फ यह कारण नहीं था, इसमें कई कारण हो सकते हैं, दर्जनों कारण, लेकिन मुख्य तौर पे एक कारण यह भी था। अब दोस्तों हुआ यह कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ के चलते उन्होंने पूरे आतंकवादी संगठन तालिबान वालिबान उन्होंने क्रिएट करा। बोला कि जैसे हम इंडिया में करा वैसे हम अफगानिस्तान में भी करेंगे, तो पूरा उन्होंने फिट कर दिया। ऑपरेशन टोपैक, आप जाइए गूगल में देखिए, आपको पता लग जाएगा ऑपरेशन टोपैक क्या था, जिया उल हक क्या चाहता था। अब दोस्तों सब ठीक ठाक चल रहा था, मोटे पैसे अमेरिका से आना शुरू हो गए। जो आजकल हल्ला कर रहा है ना पाकिस्तान कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। आपका अगर कोई पाकिस्तानी दोस्त है, जान पहचान का है, सोशल मीडिया पे, उससे यह पूछना कि 20 साल से 9/11 के बाद जो अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में हैं, उनका खाना, गोला बारूद, वेपन्स, एम्यूनेशन, पेट्रोल, गाड़ियां, टेंट, इक्विपमेंट, बूट्स, यूनिफॉर्म्स, यानी कि जंग का सारा असला बारूद, ये कहां से जा रहा है? जरा पूछिएगा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से, जा कहां से रहा है? दोस्तों, ये पाकिस्तान से ही जाता है। बड़े बड़े अमेरिकी जहाज आते हैं, कराची पोर्ट पे यानी बंदरगाह पे रुकते हैं, वहां से सामान उतारा जाता है, और ये बीचों बीच पाकिस्तान की गाड़ियां चलती हैं, तोरखम में जाती हैं, जो कि बॉर्डर है, तोरखम गेट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और वहां से फिर अफगानिस्तान तक गाड़ियां जाती हैं। कुछ सामान डायरेक्टली बाय एयर चला जाता है, पर ज्यादा से ज्यादा भारी सामान, क्योंकि हर चीज हवाई जहाज से नहीं जा सकती दोस्तों, इसलिए यह जाता है बाय लैंड। पाकिस्तान जो आज कह रहा है ना एब्सोल्युटली नॉट, हम हवाई अड्डे नहीं देंगे, भाई तुम हवाई अड्डे नहीं दोगे, तुम वो आज कह रहे हो। 20 साल से क्या कर रहे थे तुम? 20 साल से यही काम कर रहे थे। तुमने हवाई अड्डे भी दिए, रहदारी भी दी, सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने तुम्हें डॉलर दे दिया, और जहां तुम्हें डॉलर दिए तुमने नाचना शुरू कर दिया। तो यही पाकिस्तान करता है, यही पाकिस्तान आज भी कर रहा है। अब देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, खूब पैसे बटोर रहे थे भाई लोग, ये पाकिस्तानी दवा के पैसे बटोर रहे थे दोस्तों, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोलिशन सपोर्ट फंड के इन्होंने खा लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ? 9/11 हो गया, और 9/11 ने दुनिया को हर समय के लिए बदल दिया। याद है आपको वो जहाज ट्विन टावर के अंदर, आपके पेंटागन के अंदर वो जहाज आ रहे हैं, वो इमेजेस आपने देखी होंगी, वीडियोस आपने देखे होंगे, वही थे 9/11 के असली फॉल आउट अफगानिस्तान में। यूएस ने इन्वेड करा इराक, यूएस ने इन्वेड करा अफगानिस्तान। इराक में उन्होंने मार दिया सद्दाम हुसैन को, फांसी दे दी, और अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन भागने लगा, छुपने लगा।
अमेरिका को बहुत गुस्सा था। 3,000 अमेरिकन सिटीजन यानी कि शहरी नागरिक उनके मर गए थे 9/11 में। और दोस्तों उसके बाद शुरू हुआ द ग्रेट गेम पार्ट 2। अमेरिकन फौजें आई और बमबारी शुरू करी। तालिबान भाग खड़ा हुआ और तोरा बोरा की गुफाओं में छुप गया। ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया कई सालों के बाद एबटाबाद पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ISI पाकिस्तानी फौज ने उसको छुपा के रखा था। यह पाकिस्तान का किरदार है, यह पाकिस्तान का चरित्र है। जिससे पैसे ले रहे हो उसी की पीठ पे छुरा भोंको। समझ गए आप? अमेरिकन से पैसे लिए और जिसने 3,000 अमेरिकी मारे थे उसको पनाह दे रखी है, उसको घर प्रोवाइड कर रखा है। तो यह तो कहानी हो गई पाकिस्तान की दोस्तों। अब आपको यह लग रहा होगा कि भाई इसका इंडिया में क्या लेना देना है। और लोग अक्सर यह कहते हैं ना कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। दोस्तों अमेरिका जो है अफगानिस्तान छोड़ के नहीं गया। अमेरिका ने अपने आप को रिपोजिशन करा है, छोड़ के नहीं गया वो। आज भी अमेरिकन वॉरशिप्स, अमेरिकन ड्रोन्स, अमेरिकन वॉरशिप से जहाज उड़ रहे हैं, वहां पे रिकॉनेसेंस चल रहा है। अमेरिकन बेसिस से एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, ड्रोन्स, रीपर, गार्डियन। ये हेलफायर मिसाइल्स फायर हो रही हैं वहां पे, दुनिया भर की मिसाइल्स फायर हो रही हैं। परसों ही वहां पे एक कॉन्वॉय के ऊपर अमेरिकन ने हमला कर दिया। तो अमेरिकन छोड़कर अफगानिस्तान नहीं गए, उन्होंने सिर्फ अपने ट्रूप्स हटाए हैं। दखल उनका पूरा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री। अमेरिका कहीं नहीं गया। जो रसूख अमेरिका का कल था वो आज भी है। तो अगर किसी भी पाकिस्तानी को कोई गलतफहमी हो कि अमेरिका चला गया है, मैं कहना चाहता हूं वही इमरान खान वाली बात, एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका वहीं पर है। अब दोस्तों क्या हो गया कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम तो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, हम बिल्कुल भी तालिबान को सपोर्ट नहीं करते। जरा ये वीडियो देखिए। शेख रशीद जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं वहां पे, वो तालिबान के बारे में क्या कहते हैं, देखिए जरा वीडियो। हमने सालों ISPR से ये ब्रीफिंग सुनी थी कि हमारी जंग अलकायदा से है। तालिबान के साथ जंग पे हमारी फिर भी दुनिया शक कर रही थी, लेकिन अलकायदा का बिल्कुल ऑब्वियस था। अब इसमें हमारी गलती कहाँ से आई? असल मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं। पाकिस्तान में है, रवात है, लोई बीर है, ये बनी गाला है, सॉरी क्या है, मरी से पहले जो हमारा आता है बाराकऊ है, तरनोल है। इसी के अलावा देखें एक बहुत बड़ा उनकी बाज़ डेड बॉडीज़ भी आ जाती हैं। बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती है। सो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को देखें 40 साल से, जो बल्कि 70 साल से ही आप लगाएं। दोस्तों अभी आपने देखा शेख रशीद ने क्या बोला। ये कह रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान में आते हैं, उनके घर परिवार वाले वहाँ पे रहते हैं, उनका इलाज होता है। सिर्फ इलाज नहीं, उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग भी मिलती है, मदरसों में कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, जो दान दक्षिणा होती है वो भी मिलता है, सब कुछ मिलता है पाकिस्तान से। और फिर पाकिस्तान ये पूछता है दुनिया से कि हमें FATF में क्यों डाला है। भाई आपको FATF में इसलिए डाला है क्योंकि आप ऐसे काम करते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि 40,000 आतंकवादी आज भी पाकिस्तान के अंदर है। देखिए ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं जो दुनिया के सामने छाती ठोक के कबूल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 40,000। और तालिबान को इन्होंने घर जमाई बना रखा है। फिर ये कहते हैं कि साहब इंडिया ने साजिश कर दी। इंडिया ने साजिश कर दी कि हम FATF को हमें क्यों डाला है, इंडिया की साजिश है, ग्रे लिस्ट में। इंडिया चाहता है कि हम तरक्की ना करें, या हमें साजिश का गुनहगार ठहरा रहे हैं पाकिस्तानी। तो दोस्तों ये तो इनकी एक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि भारत को अफगानिस्तान में क्यों इंटरेस्ट है भाई, क्यों रुचि है ना? आपका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता। वो बात अलग है, मैं गिलगिट बाल्टिस्तान से हमारा बॉर्डर मिलता है और पाकिस्तान ने वो जगह घेर रखी है, मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता, फिर भी भारत अफगानिस्तान में प्रेजेंट है, क्यों? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता दोस्तों। अगर बॉर्डर अमेरिका का नहीं मिलता और अमेरिका अफगानिस्तान आ सकता है, तो आपने अमेरिका से अरबों खरबों डॉलर क्यों लिए? आपने अरबों खरबों डॉलर क्यों लिए अमेरिका से? आपने दलाली क्यों खाई अमेरिका से? आपने दलाली खाई, आपने अमेरिका से पैसे लिए क्योंकि अमेरिका आपको पैसे दे रहा था। तो जो आपको पैसे दे उसका बॉर्डर मिले ना मिले वो ठीक है।
और जो आपको पैसे न दे वो खराब है। यही इखलाक है आपका, यही आपका इल्म है और यही आपका मॉरल कंपस है। तो दोस्तों, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से अफगानिस्तान में आज का सूरत हाल है। पूरा मैंने इतिहास आपको बता दिया तफसील से, डिटेल में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान में आज की तारीख में क्या हो रहा है और क्यों। चाहे अफगानिस्तान में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान हारेगा हारेगा। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। अगले 6 हफ्ते ले लीजिए, 6 महीने ले लीजिए, 6 साल, पाकिस्तान के बुरे दिन आ चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि पहले उनके बुरे दिन नहीं थे, अब और बुरे दिन आ चुके हैं। माफ कीजिएगा, मुझे ये कहना चाहिए था कि और बुरे दिन आ चुके हैं। कैसे? चलिए, मान लीजिए कि तालिबान, जो कि नामुमकिन है, पर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि तालिबान फतेह हो जाता है, तालिबान काबुल में अपनी हुकूमत कायम कर लेता है, सबको हरा देता है, छक्के छुड़ा देता है, सबके जीत जाता है। फिर क्या होगा? मैं आपको बताता हूं फिर क्या होगा। अफगान जो ड्यूरैंड लाइन है वो तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबी है। 2600 किलोमीटर, यानी कि जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान की, वो तकरीबन 750 किलोमीटर है। तो आप समझ लीजिए तकरीबन 3.5-4 गुना बड़ी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की जो ड्यूरैंड लाइन है वो। और अफगान जो है, चाहे वो तालिबान हो नॉन तालिबान हो, वो ड्यूरैंड लाइन को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा एरिया खैबर पख्तूनख्वा वाला ट्राइबल एरियाज, मरगला हिल्स तक। मरगला हिल वो पहाड़ हैं जिस पे आप खड़े हो जाएं तो नीचे आपको इस्लामाबाद दिखता है। मरगला हिल्स तक अफगान कहते हैं कि एरिया हमारा है। अब आप समझ लीजिए, तालिबान अगर आ जाता है तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे। एक बार जब ऐसा हुआ था तो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रेफ्यूजी पाकिस्तान के अंदर आए थे, और आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। रेफ्यूजी फिर पाकिस्तान के अंदर आएंगे क्योंकि वो खाना जंगी या सिविल वॉर से परेशान हो जाएंगे, वो फिर आएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो अगर तालिबान जीत भी जाए फिर भी इनकी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी पाकिस्तान की। अच्छा, अगर तालिबान हार जाए फिर इनकी दिक्कतें वैसी रहेंगी जैसे आज है, क्योंकि तालिबान लड़ता रहेगा, एयर स्ट्राइक होती रहेंगी, लोग भागते रहेंगे, और तालिबान खासतौर से पाकिस्तान के अंदर आता रहेगा। इंतहा पसंदी पाकिस्तान में, जिसको कहते हैं कि फिरका वारियत, या फिर आप कह लीजिए कि जो कट्टर इस्लामिज्म है, वो पाकिस्तान में बढ़ी है पिछले 30-40 साल में बहुत ज्यादा। कुछ ज़ियाउल हक ने बढ़ाई, कुछ तालिबान ने बढ़ाई भी, और बढ़ेगी पाकिस्तान में। वही मस्जिदों में धमाके, वही स्कूलों में धमाके, वही बाजारों में धमाके, शूटिंग, ये सब होगा, क्योंकि ये तालिबान का एक सिग्नेचर रिंगटोन है तालिबान की। तालिबान जहां जाता है अपने साथ मौत का सामान लेकर जाता है। आज मौत का सामान अफगानिस्तान में है, कल मौत का सामान पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान के अंदर एक बार घुस गए तो क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद, क्या हैदराबाद और क्या कराची। क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो अपने आप को महदूद रखेंगे खैबर पख्तूनख्वा या पठान एरियाज तक? बिल्कुल नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे, फैले भी हुए हैं। तालिबान ने भारत को बोल दिया है कि आप हमारे मसले के बीच में मत पड़िए, हमारा कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पे बोल चुके हैं। हाँ, उनके कनेक्शन है लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद से, लेकिन तालिबान ने यह भी एश्योरेंस दिया है। क्यों? क्योंकि पिछले 20 साल से तालिबान भागे हुए हैं। तालिबान को दुनिया कैसे चलती है पिछले 20 साल में थोड़ा सा पता लग गया दोस्तों। तालिबान हैज अंडरस्टूड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इट इज नॉट द सेम तालिबान। हैं अभी भी वो जंगली, अभी भी कहते हैं कि औरतों को सूली पे टांग दो, उनको पत्थर से मार दो, उनको पढ़ने का हक नहीं है, और बिना महरम के, यानी बिना किसी मेल एस्कॉर्ट जो कि उनका भाई है, बाप है या फिर उनका पति है, उसके बिना वो घर के बाहर नहीं जा सकती। ये सब तालिबान कहता है। लेकिन फिर भी तालिबान कतर में रह के, दुबई में रह के, इनको दीन दुनिया के बारे में दोस्तों कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया है। अब वो पुराना तालिबान नहीं है, अभी थोड़ा सा चालाक किस्म का तालिबान है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उनकी बड़ी पैनी, बड़ी धार इनकी तेज हो चुकी है। तो उस प्रकार का तालिबान है। ये समझता है, इंडिया को बोल दिया कि हमें इंडिया के साथ अच्छे संबंध चाहिए, हम कश्मीर में हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कश्मीर के बीच में नहीं पड़ेंगे। तो पाकिस्तान को बड़ा सदमा पहुंचा है इसका। तो दोस्तों, एक तो ये चीज हो गई। फिर इसके बाद एक और चीज है कि तालिबान जो है, टोटल तालिबान कितने हैं आपको पता है? 70 से लेकर 75,000। ये मैं आपको एक और बात बताता हूं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, लड़ाई कब तक चलेगी, तालिबान जीतेगा हारेगा। तालिबान है करीब 75,000, और जो अफगान फौज है, जिसमें अफगान पुलिस शामिल, जिनके पास हथियार हैं अफगानिस्तान में, वो है तकरीबन 3.5 लाख। 75,000 जो है 3.5 लाख से जीत नहीं सकते। ये बात सच है। तो जिसको ये लगता है ना कि तालिबान फुर्र से दौड़ के काबुल में बैठ जाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा। वो पुराने दिन बीत गए। और अब तालिबान भी बात कर रहा है कि चलो सुलह कर लेते हैं, चलो आपस में बातचीत कर लेते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, मुकमुका कर लेते हैं। पुरानी चीज़ में मट्टी पाओ,
बातचीत कर लो। और तालिबान उस धुन में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये और चीजें तालिबान की। अब आते हैं चीन। कई हिंदुस्तानियों ने यह भी बोला है कि साहब जो चाइना है ना वो अफगानिस्तान में आ जाएगा। अच्छा है, आ जाए, अच्छा है, चीन को आने दो। देखिए चाइना को पता था क्या होने वाला है। चाइना ने ऑलरेडी ईरान के साथ 400 बिलियन यानी 400 अरब डॉलर की डील साइन कर दी है। और चाइना को अफगानिस्तान में जाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को भाड़े के टट्टू की तरह इस्तेमाल करना कि भाई हमारे इंजीनियर यहां पे काम करेंगे, तुम उनको सुरक्षा प्रदान करो, तुम उनकी हिफाजत करो, इतना पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी करेगा, आपको पता ही है। सऊदी अरेबिया में भी यही काम कर रहा है, पैसे ले रहा है वहां पे, और वहां पे है उनका पुराना आर्मी चीफ रहील शरीफ वहां पे है। अब जिस फौज का रहील शरीफ जैसे जिस फौज का जो आर्मी चीफ है दोस्तों, रहील शरीफ जैसा, जब वो तनख्वाह के लिए किसी और मुल्क के लिए काम कर सकता तो फिर आप समझ लीजिए कि किरदार क्या होगा पाकिस्तानी फौज का। पाकिस्तानी फौज जाएगी और चौकीदारी करेगी चीनी फौजियों की, और सिर्फ चीनी फौजियों की नहीं, चीनी इंजीनियर्स की, सबकी करेगी। चीनी आर्मी आएगी वहां पे, सिविल क्लोथ्स में आएगी, चाइनीज इंटेलिजेंस वाले आएंगे वहां पे। क्योंकि अब दासू डैम पे जो हमला हुआ है जिसमें 9 या 10 तकरीबन चाइनीज मरे हैं, अब चाइना को भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान चाइना के शहरियों को प्रोटेक्ट कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है कि नहीं। तो अपने लोग डालने की पूरी तैयारी है। 15-20 की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अभी और लोग आएंगे 100-500 हज़ार, और ये अफगानिस्तान में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, फैलेंगे ये लोग, मोटे मोटे बैग लेके डॉलरों से भर के, जैसे चीनी जाते हैं, ये सब करेंगे। और उनकी रक्षा करेगा, चौकीदारी करेगा पाकिस्तान। दोस्तों एक आध बात और आपको बता दूं, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान कहां पे है, किस किस एरिया में है, वो अगर आप देखें, ये मैप अगर आप देखें, आप ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ये जो पूरा सेंट्रल एशिया वाला जो मामला बन रहा है, ये पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। पाकिस्तान ने ना कभी अपना मेडिकल साइंस अच्छी करी, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी करी, ना अपनी पढ़ाई लिखाई का निज़ाम अच्छा करा, ना सरकार का निज़ाम अच्छा करा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को यह बता दिया था कि भाई सुनो, तुम कुछ करो ना करो, तुम दामाद हो इस दुनिया के, और दुनिया की मजबूरी है तुम्हें पालना, दुनिया तुम्हें पालेगी ही पालेगी, तुम कुछ कर लो, दुनिया की मजबूरी है। क्यों? जियो स्ट्रैटेजिकली तुम बड़ा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है भाई, छोटी बात थोड़ा ना, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अब दुनिया तो तुम्हें पालेगी, दुनिया की मजबूरी है, तुम पीछे बैठ जाओ, मंजी वंजी लगा के, बिस्तर बिस्तर खाट वाट लगा के तुम सो जाओ आराम से, लस्सी पी के, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया तुम्हें पालेगी, क्योंकि दुनिया की मजबूरी है। दुनिया ने पाकिस्तान को पालना बंद कर दिया। अमेरिका, पाकिस्तान कह रहा है ना एब्सोल्युटली नॉट, हमने अमेरिका को बेसिस नहीं दिए, लेकिन अमेरिका तो बमबारी कर रहा है अफगानिस्तान में, यानी कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। या तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और बेसिस दे दिए उसने, या फिर नहीं दिए, लेकिन बमबारी तो चल रही है अफगानिस्तान में, यानी कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। चीन का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान में, चीन को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। इंडिया को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अफगानिस्तानी जो हैं, जो अफगान लोग हैं, वो पाकिस्तान, अगर आप बोल दीजिए पाकिस्तानी अगर कोई है, वो तो हाथापाई पे उतर आते हैं। अफगानी सब कुछ है वहां पे, हर किस्म की परेशानी है वहां पे पाकिस्तान के लिए आज तक। तो आगे जो 6 महीने हैं पाकिस्तान के, वो बहुत, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा संजीदगी से देखे वो कहां पे जा रहा है। क्योंकि पुराने जो पैराडाइम्स है दोस्तों, जो पुराने जो एसोसिएशंस थे, पुरानी जो रिलेशनशिप थी, वो खत्म हो गई हैं। एक नई दुनिया है जहां पे पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी होती थी, जो सबसे बड़ा एसेट था पाकिस्तान का, आज की तारीख में वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लायबिलिटी हो चुकी है। भारत को क्या करना है? कुछ नहीं, चुपचाप बैठें और देखें। 70 mm के पर्दे पे फिल्म चल रही है दोस्तों अफगानिस्तान में, और भारतीयों से सिर्फ मैं ये कहूंगा कि पॉपकॉर्न लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए, परिवार के साथ बैठिए और पिक्चर देखिए कि अफगानिस्तान में होता क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान को अब लोग लाइन पे लाते हैं। बहुत हो गई पाकिस्तान की गुंडागर्दी, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। CFTV का शार्प फोकस ये प्रोग्राम, मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा आऊंगा। हमारा ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, आर्टिकल्स पढ़िए, प्रोग्राम्स देखिए, डिबेट्स देखिए, सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। देखते रहिएगा। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।